कल रात को इंग्लैंड और यूएसए का मैच हो गया और उस मैच के बारे में तो पूरा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस मैच में तो सिवाय पाकिस्तानियों के और किसी को इंटरेस्ट होगा नहीं। मेरे ख्याल से इंग्लैंड वालों को खुद भी इंटरेस्ट नहीं होगा उतना। अब पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट होना तो लाजमी है, क्योंकि वो खुद ही यूएसए से हारे थे, तो वो सोच रहे होंगे कि शायद यूएसए इंग्लैंड को भी हरा दे। लेकिन ये तो होने वाला नहीं था, ये तो हम सभी को मालूम था। इसीलिए मैंने उसके ऊपर फुल फ्लैश्ड वीडियो नहीं किया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इंग्लैंड ने जिस तरह से, अब रहा सहा क्या हुआ कि इंग्लैंड के साथ जो सिचुएशन थी कि इंग्लैंड को अपनी रन रेट इंप्रूव करनी थी, उसमें किस्मत ने उनका ये भी साथ दिया कि वो टॉस जीत गए और उन्होंने पहले फील्डिंग ले ली। अब अगर वो टॉस हार जाते, क्योंकि जैसा कि यूएसए के कप्तान ने कहा भी कि मैं भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करना चाहता था, उस केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता मैच, क्योंकि फिर इंग्लैंड को थोड़ी कोशिश करनी पड़ती। शुरुआत में उनको मारना पीटना जो उन्होंने बाद में किया, वो शायद उतना फ्रीली नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक टारगेट बहुत बड़ा बनाने की कोशिश जो होती, उसमें कुछ उनको परेशानी हो सकती थी। लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर हमको पता था 115 का स्कोर है। अब 115 के स्कोर में भी 10 ओवर में लेके उन्होंने खत्म कर दिया इंग्लैंड ने। और यहाँ पे मतलब यूएसए की तरफ से क्या क्या बॉलिंग और क्या बैटिंग, किसके बारे में क्या बात करें, वो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये छोटी टीमें, जो इनएक्सपीरियंस टीमें होती हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग स्पिन नहीं खेल पाती है। तो अब वो आदिल रशीद ने उनकी कमर तोड़ के रख दी, और बाद में फिर 115 पे ही उनके 4 विकेट गिर गए। क्रिस जॉर्डन की भी लॉटरी निकल आई कल, उसने एक ही ओवर में 4 विकेट ले लिए। तो वो तो हमको पता था कि यही होने वाला है। तो खैर चलिए, इंग्लैंड तो जीत के अपने सेमीफाइनल का उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद आता है नंबर जो आज सुबह मैच हुआ वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का। अब ये जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच था, आप सभी को पता है कि ये एक तो प्रैक्टिकली ये क्वार्टर फाइनल था, क्योंकि जो भी टीम जीतती उसको सेमीफाइनल में पहुंचना था इंग्लैंड के साथ। लेकिन जो मैच हुआ, ये दोनों टीमें इस तरह से खेल रही थी जैसे कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बुरा खेल रहा है। बुरा खेलने का कंपटीशन मुझे लगता है आज के मैच में हुआ है, क्योंकि शायद या तो दोनों ही टीमें बहुत डरी हुई थी, या फिर वेस्ट इंडीज कुछ ओवर एग्रेसिव खेलने के चक्कर में आई। रिजल्ट तो देखिए हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमें साउथ अफ्रीका से उतना डर नहीं है जितना हमें वेस्ट इंडीज से डर है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी टॉस जीत के क्या हुआ देखिए, साउथ अफ्रीका में मार्करम ने पहले वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने के लिए कह दिया। अब ये थोड़ी सी ताज्जुब वाली बात थी। एक चीज और भी है यहाँ पे, वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप का जो फेज चल रहा है, इसमें आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सेम ग्राउंड्स पे सुबह के मैचेस जो हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं, और शाम के मैचेस जो हैं वो लो स्कोरिंग होते हैं। और सुबह के मैच में भी खासतौर पे क्या होता है कि शुरू के 10-12 ओवर पहली पारी के, उसमें विकेट अच्छा खेलता है और उसके बाद स्लो हो जाता है, और वो थ्रू आउट स्लो ही बना रहता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है सुबह के और शाम के मैचेस में। तो इस वजह से आपने देखा होगा सुबह के जो मैचेस हो रहे हैं उसमें इंडिया को फायदा है, या फिर हम कहते हैं कि नुकसान भी हो सकता है। अगर सामने वाली टीम की पहले बैटिंग आ जाएगी तो इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। तो अब आज का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग हो जाता है। खैर, अभी साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग शुरू की, तो मार्को एंसन के साथ उन्होंने बॉलिंग शुरू की। और प्रॉब्लम यही होती है कि शुरुआत में, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, कि पहले बैटिंग करने में आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको करना क्या है। अगर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को मालूम होता कि ये विकेट 130 का है, तो वो कभी भी उस तरह से बैटिंग नहीं करते जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। तो ये ही बात मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि आपको 1-2 ओवर खेलने के बाद पता चल जाता है कि इस विकेट के ऊपर कितना स्कोर बनना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप बैटिंग क्यों नहीं अपनी एडजस्ट करते हो। और ये हमने थ्रू आउट सारी ही टीमों के साथ देखा है। ये सारी टीमें, कोई भी ये हिसाब नहीं लगा पाती है कि एक्चुअली इस मैच में एक रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए, जैसा कि वेस्ट इंडीज ने किया। अब पहले ओवर में ही उसने, शाई होप ने तो बल्ला चला दिया। अब ओपनर्स तो बल्ला चलाते ही हैं पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए। किस्मत से, साउथ अफ्रीका की किस्मत से, वो हाथ में चला गया कैच, वो आउट हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ी ब्लंडर इन्होंने क्या की वेस्ट इंडीज ने, इन्होंने पूरन को उतार दिया। अब देखिए, एक तरफ तो काइल मायर्स को आपने टीम में लिया है, जो कि लेफ्ट हैंडर है, ओपनिंग बैट्समैन। उसके बाद आपने पहला विकेट गिरने के बाद पूरन को उतार दिया, वो भी लेफ्ट हैंडर है। और जहां ये देखा, एडन मार्करम ने बहुत अकलमंदी से खुद को बॉलिंग पे लगा दिया, और जहां उसने पहली बॉल डाली, क्योंकि देखिए विकेट चाहे बैटिंग के लिए अच्छा हो या बुरा हो,
कभी भी लेफ्ट हैंडर्स के सामने आदमी ऑफ स्पिनर को लगाता ही है, चाहे वो बैटिंग विकेट हो या ना हो। और ये तो मार्करम को यहाँ कुछ पता नहीं था कि विकेट कैसा बिहेव करने वाला है। उसने तो चांस लिया कि अब दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, तो मैं किसी और को बॉलिंग देने के बजाय जब खुद ही ऑफ स्पिनर हूं तो मैं खुद ही बॉल कर लेता हूं। वो जब करने आया और पहली बॉल जहां उसने फेंकी और वो स्पिन हुई, उसके बाद तो उसने लगातार 4 ही ओवर फेंक दिए। और पूरन महाराज अपने चले तो पूरन महाराज ने दूसरी बॉल पे ही घुमा दिया छक्का मारने के लिए। और जहां वो आउट हुआ 5 रन के ऊपर, जो 2 विकेट गिर गए इनके, उसके बाद से तो वेस्ट इंडीज कभी उबर ही नहीं पाई। वो तो भला हो रॉस्टन चेज का, जिसने 42 बॉल्स में 52 रन बना दिए, अदरवाइज उसके अलावा तो कोई खेल ही नहीं पाया। वहां जाके तो सबको समझ में आ गया था कि बिल्कुल अब तो हालत खराब हो गई। हालांकि ये रॉस्टन चेज और काइल मायर्स ने कुछ कोशिश की, इन्होंने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की और ये लोग ले गए 10 ओवर में 69 फॉर 2 तक। बल्कि ये लोग तो ले गए हैं 12वें ओवर तक। जब 12वें ओवर में इनका 86 स्कोर था फाइनल में, फाइनली इनका स्कोर 12वें ओवर में वेस्ट इंडीज का स्कोर था 86, जिसपे काइल मायर्स आउट हुआ है। मतलब आप ये देखिए 5 रन से लेके दूसरे ओवर में जो 5वें रन पे 2 विकेट गिरे थे इनके, उसके बाद से इन लोगों ने 81 रन जोड़े हैं। और ये 10 ओवर में जोड़े इन्होंने, क्योंकि 12वें ओवर में काइल मायर्स आउट हुआ है। और मतलब वहां से आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से कि इन विकेट्स पे किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए। आप काइल मायर्स ने क्या गलती की, वो पागलों की तरह मारने चला गया। क्योंकि 10 ओवर में जब ड्रिंक्स हुआ था उसके बाद कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि काइल मायर्स जिस तरह से बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये शायद ये लोग मैसेज इन्होंने अंदर से भेजा है कि भाई अब तुम मारना शुरू करो। अब देखिए, जब आपको शुरू में ही समझ में आ गया है 10 ओवर तक खेलते हुए कि यहाँ पे बल्ले पे बॉल नहीं आ रही है, आप चौके छक्के उतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, तो आपको फिर क्या करना चाहिए? अकलमंदी इसमें है ना कि यार आप 4-5 रन सिंगल्स फिर पागलों की तरह दौड़ने की कोशिश करो। कुछ भी करो, आप हवा में शॉट मत मारो, ग्राउंडेड शॉट्स मार के आप 2 रन 3 रन 2 रन 3 रन इस तरह से करके अगर 5-6 रन बना सकते हो। देखिए, मैं ये मानता हूं T20 के जो मैचेस चल रहे हैं, कोई भी सामने वाली टीम, फील्डिंग टीम इस चीज के लिए तैयार नहीं रहती है। वो हमेशा ये सोच के चलते हैं कि बैट्समैन तो अब चौका या छक्का ही मारने वाला है, तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में वैसे ही रहते हैं। अब उस टाइम अगर बैट्समैन थोड़ी सी अकलमंदी करे कि चलो मुझे समझ में आ गया है कि 140 से ज्यादा का विकेट नहीं है, तो मैं क्यों ना 5-6 रन बनाने की कोशिश करूं, और मैं ये कोशिश करूं कि मैं 15 ओवर तक लेके जाऊं अपनी टीम का स्कोर 108 110 जो भी हो जाए। उसके बाद बल्कि मैं तो कह रहा हूं 15 ओवर में आप 100 रन ही बनाओ ना। कौन कह रहा है कि आप 15 ओवर में बिल्कुल आपको 125 रन बना देने हैं? आप 15 ओवर में 100 रन का टारगेट रखो और उसके बाद आपके पास लेकिन 7-8 विकेट होने चाहिए, जैसा कि वेस्ट इंडीज कर सकते थे। आज उनके 2 विकेट ही हुए थे ना 86 पे। वो बड़ी आराम से 15 ओवर तक ले जाके, और वो तो इतनी अच्छी सिचुएशन में थे कि वो तो 15 ओवर में 110 बना सकते थे 2 विकेट के ऊपर ही, अगर वो पागलों की तरह शॉट मारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहां पे गड़बड़ कर दी, और जहां 86 पे वो विकेट गिरा, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए आके रन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था काम। रॉबिन पावेल महाराज ने उसको स्टंप आउट करवा दिया, फिर शार्फेन रदरफोर्ड को शम्सी ने आउट कर दिया। और अब ये क्या है, मुझे शम्सी को एक्चुअली सीपीएल जो वो खेलते हैं ना, ये कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें खेलने का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसे पता है कि ये लोग क्या गड़बड़ करते हैं। फिर अकील हुसैन क्या, अलजारी जोसेफ क्या, आंद्रे रसल ने जरूर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारा रन आउट हो गया। अब वो नोकिया ने डायरेक्ट थ्रू मार दी। नोकिया ने जिंदगी में कभी डायरेक्ट थ्रू नहीं मारी होगी, लेकिन आज लग गई। खैर वो तीनों स्टंप्स दिख भी रहे थे उसको। हाँ, उसके पहले देखिए आप, साउथ अफ्रीका ने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी थी ये मैच में कबाड़ा करने की। नोकिया ने रॉस्टन चेज का 4 रन के ऊपर कैच छोड़ा था, फिर 11 रन के ऊपर महाराज ने उसका कैच टपकाया। मतलब इन लोगों ने 2-2 लाइफ दे दी उसको। फिर भी आप देखिए, ऐसे मैचेस में आप ये क्या कर सकते, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कैचेस उन्होंने छोड़े हैं। दोनों ने बिल्कुल हाथ के कैच टपकाए। नोकिया ने भी, नोकिया का तो मतलब ऐसा था कि मतलब कोई बच्चा भी वो कैच पकड़ ले यार, एकदम लड्डू टाइप का कैच वो टपकाया उसने। महाराज ने कैच छोड़ा, और लेकिन हुआ ये कि जो रसेल का जो विकेट गिरा है रनआउट के चक्कर में, उसकी वजह से इन लोगों की पूरी पारी ही डीरेल हो गई, और फिर तो ये कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब 125 135 रन फिर भी वो आखिरी में अलजारी जोसेफ ने मार दिया, अकील हुसैन ने एक चौका मार दिया,
अंसारी जोसेफ ने एक चौका मारा, 7 बॉल में 11 रन बनाए। तो कुल मिला के वो गुदाकेश मोती ने भी एक चौका मारा। तो आखिरी में इनके रन बन गए हैं कुछ, अदरवाइज तो इनकी बहुत बुरी हालत थी। तो 120 पे मुझे सिमटते हुए दिख रहे थे वेस्ट इंडीज वाले। लेकिन अब इसके बाद आप देखिए, जब साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हुई तो साउथ अफ्रीका को तो मालूम था, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे थोड़ी सी अकलमंदी की। सर इस मामले में मानूंगा कि मार्करम की कप्तानी अच्छी की आज। एक तो खुद 4 ओवर फेंक दिए, मतलब यहां तक कि रबाडा तक को उसने ओवर नहीं दिए। रबाडा को 18वें ओवर में पहला ओवर फेंकने के लिए लेके आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे थोड़ा सा पॉइंट मिस किया मार्करम ने कि नोकिया की जगह उसे रबाडा को लगाना चाहिए था। एनी डे रबाडा इज अ बेटर बॉलर देन नोकिया, वो तो हम देख चुके हैं। अब देखिए इस वर्ल्ड कप में वो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अरे इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नोकिया ने, ये किया वो किया। अरे वो छोटी टीमों के अगेंस्ट 4-4 विकेट लिए हैं यार उसने, अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं ले पाता है, उसकी पिटाई हो जाती है। सारे लोग जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से, और ये भी प्रेशर में आ जाता है। तो आज के मैच में भी क्या हुआ, कोई खास नहीं किया ना उसने। तो वो उसकी जगह रबाडा को देना चाहिए था वो ओवर। लेकिन ठीक है, चलिए अब जो हुआ सो अच्छा हुआ इनके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। और 4 ओवर में ये मार्करम ने 28 रन दिए, केशव महाराज ने 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट लिया, नोकिया 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। और कगिसो रबाडा ने 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट ले लिया। तबरेज शमसी ने 3 विकेट ले लिए। महाराज ने भी बॉलिंग बहुत अच्छी की, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था इनको, बिल्कुल बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही थी। और कुछ तो वेस्ट इंडीज वाले बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे। अब ये क्विंटन डिकॉक और रीजा हेनरिक्स जब आए तो खैर इनकी तो पहले ओवर में अकील हुसैन के आज 3 चौके जड़ दिए उसने, डिकॉक ने। अकील हुसैन ने बहुत गंदी बॉलिंग की, बहुत ही ज्यादा खराब बॉलिंग की। अब देखिए बात वही होती है कि इन लोगों ने वो काम नहीं किया ना जो वेस्ट इंडीज ने गलती की थी कि वहां 2 लेफ्ट हैंडर्स को भेज दिया। यहाँ पे तो इनका सेट पैटर्न है, लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, रीजा हेनरिक्स और डिकॉक। उसके चक्कर में अकील हुसैन से बॉलिंग ही नहीं हुई, बॉलिंग ही नहीं हुई उससे। तो मतलब इधर की उधर फेंक रहा है, कभी लेग स्टंप के बाहर कभी ऑफ स्टंप के बाहर। 3 चौके पड़ गए, पहले ओवर में ही 12 रन पड़ गए। अगले ओवर में तो किस्मत से वो लेग साइड में रीजा हेनरिक्स का ग्लव लग के और वो बैट लग के आउट हो गया। वो तो बहुत ही खैर अनफॉर्चुनेट टाइप का डिसमिसल होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बैट से तो लगी ना, हो गए तो हो गए आउट। अब किस्मत खराब होती तो ऐसा हो जाता है बैट्समैन के साथ। लेकिन फिर आप देखिए उसके बाद एडन मार्करम आया, मतलब रीजा हेनरिक्स आउट हुआ तो एडन मार्करम आया। अब वहां पे वो भी कुछ गड़बड़ कर सकते थे ना, हालांकि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स इतने ज्यादा है नहीं। और दूसरी बात ये है कि वो डेविड मिलर तो पीछे ही आता है उनका बैटिंग करने। लेकिन ये चीज वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़ी मिस कर दी थी, बहुत गलत काम किया उन्होंने, वो उनको नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बॉलर्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन में बॉलिंग करने के लिए। पहला विकेट इनका गिर गया, रीजा हेनरिक्स 12 रन पे, फिर 15 पे क्विंटन डिकॉक आउट हो गया रसेल के उसी ओवर में, दूसरे ओवर में ही। और आप यहां देखिए कि किस्मत ने क्या साथ दिया है साउथ अफ्रीका का, कि उसके बाद आ गई बारिश। अब बारिश आ गई तो बारिश और छोटी मोटी नहीं आई, अच्छी खासी 1-1.5 घंटे तक बारिश हुई। कितनी देर गेम बंद रहा, अल्टीमेटली फाइनली जब गेम शुरू हुआ तो गेम हो गया 17 ओवर का, मतलब 3 ओवर कम हो गए और इनका टारगेट रीसेट हो गया, 123 हो गया। इनको बचे हुए जो रन थे 108, वो 90 बॉल्स में बनाने थे। अब यहां पे देखिए क्या जिस तरह से इंडिया में जो ड्यू के बाद जो हालत होती है ना, बिल्कुल वही हालत हो गई वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की। आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो बेचारे कितने परेशान हुए, बॉल बुरी तरह गीली हो गई, ग्राउंड पूरा गीला हो गया और सारे लोग वही टॉवेल से बॉल पोंछ पोंछ के कर रहे थे बॉल। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि वेस्ट इंडीज की किस्मत खराब रही और साउथ अफ्रीका की किस्मत ने बहुत साथ दिया। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने कोई कसर नहीं छोड़ी मैच को हारने में। ये तो मतलब बिल्कुल भगवान भरोसे जीत गए आज ये मैच, क्योंकि इन लोगों ने तो अब जिसमें कि आप ये देखिए कि 7वें ओवर में जो मोती को जो बॉलिंग दी है, क्लासेन ने उस 1 ओवर में 21 रन ठोक दिए। मतलब उसको तो मिल गया ना मौका, बॉल ना स्पिन हो रही है ना कुछ हो रही है, बॉल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है बॉलर। और फिर क्लासेन तो स्पिनर्स को खेल ही लेता है अच्छा, उसने बुरी तरह से पीट पाट दिया। वो 7वें ओवर में इन्होंने 20 रन ठोके, तो 6 ओवर में जो 50 रन पे 3 विकेट स्कोर था इनका पावर प्ले में, वहां से ये लोग पहुंच गए 70 रन पे 3 विकेट। क्योंकि मार्करम भी बेवकूफी का शॉट मार के आउट हो गया था पहले ही। मार्करम भी अजीब आदमी है यार, मार्करम तो ठीक है कप्तानी उसने भले ही अच्छी की,
लेकिन बैटिंग तो करनी पड़ेगी ना यार, अभी ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सेमीफाइनल में कोई, यहाँ ऐसा थोड़ी होने वाला है तुम्हारी किस्मत साथ देगी। फिर उसके बाद तो फिर क्या था, अलजारी जोसेफ ने भी आज मतलब मैं क्या बोलूं, अलजारी जोसेफ को मैं क्रिटिसाइज करूं या फिर वो कंडीशंस ऐसी थी कि पहला तो वो 6 बॉल में 20 रन पिटवाए मोती ने, और उसके बाद अगली बॉल पे इसने 5 वाइड दे दी अलजारी जोसेफ ने। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, हालांकि अलजारी जोसेफ ने फिर क्लासेन को आउट भी कर दिया। अब क्लासेन को अचानक ऐसा बाउंसर पड़ गया, मैंने कभी ऐसे डर के उसको एवेसिव एक्शन लेते हुए देखा नहीं है, लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हो गया। उसके बाद इन लोगों का मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साउथ अफ्रीका फिर वही करने वाले हैं जो ये हमेशा करते हैं, क्योंकि 77 रन पे 4 विकेट हो गए थे इनके। फिर लेकिन मैकॉय ने आज गड़बड़ बॉलिंग कर दी। मैकॉय वैसे अच्छी बॉलिंग करता है, उसने 9 रन दे दिए अपने 9वें ओवर में। और उसके बाद रसेल आया, रसेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। रसेल ने आज काफी अच्छी बॉलिंग की, मतलब डिस्पाइट द रेन और वो जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बॉल गीले होने की, उसके बावजूद उसने अच्छी बॉलिंग की। अब इनके पास तो बॉलर्स ही कम पड़ गए थे, क्योंकि मोती से बॉलिंग करवा नहीं सकते थे, अकील हुसैन की पिटाई हो गई थी। तो अब ये क्या करते, इनको लगाना पड़ा रोस्टन चेज को, और वो लेकिन उसने क्या गजब की बॉलिंग की है, बहुत ही गजब की बॉलिंग की। 12वें ओवर में जब लगाया उसने आउट कर दिया इसको, डेविड मिलर को बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर भी ऐसा अजीब आदमी है यार, क्या यार, ये पूरा साउथ अफ्रीका का इनका कैरेक्टर एक जैसा है सारे बल्लेबाजों का। तो मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूं कि भैया सेमीफाइनल में ये साउथ अफ्रीका आई है, वेस्ट इंडीज से तो ये हर हालत में इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स के लिए बेटर है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के साथ मैच होगा या नहीं होगा, वो बाद की बात है, लेकिन वेस्ट इंडीज ज्यादा डेंजरस टीम है। और साउथ अफ्रीका, हमको पता है कि साउथ अफ्रीका प्रेशर में आती है, तो साउथ अफ्रीका को आप प्रेशराइज कर सकते हो, चाहे भले ही आप 140 रन ही बनाओ। लेकिन वेस्ट इंडीज एक बहुत डेंजरस टीम थी, तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये वेस्ट इंडीज बाहर हो गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बारे में हमको मालूम है कि ये तो कभी भी फैल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। और अभी तक साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से ये अपना कैंपेन किया है, आप लोग देखिए कि ये कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं रहा है ना अभी तक। क्या नेपाल के साथ ये 1 रन से भगवान भरोसे जीते, जो वो ओवरथ्रो इनसे रिडायरेक्ट होके क्लासन के हाथ में आ गई, उसमें भी क्लासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो बिल्कुल 2 फीट दूर से भी वो थ्रो करके उसने विकेट गिराया, बजाय इसके कि हाथ से गिराता। फिर उसके बाद बांग्लादेश से वो आईसीसी के रूल की वजह से ये लोग मैच जीत गए, अदरवाइज वो मैच इनका हारा हुआ था, बिल्कुल वो बांग्लादेश को मैच जीतना चाहिए था। फिर इसके बाद कौन सा मैच इन्होंने कन्विंसिंगली जीता है, सारे तो मर मर के गिर गिर के जीते हैं इन्होंने मैच। तो ये इन लोगों का तो बहुत ही इनकी किस्मत साथ दे रही है, बहुत ज्यादा किस्मत साथ दे रही है। और आज भी किस्मत ने साथ दिया जो बारिश आ गई, अगर बारिश नहीं आई होती वेस्ट इंडीज इनको ये मैच नहीं जीतने देती, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत बड़ा। अब हम और आप लोग से ज्यादा कौन जानता है कि बॉल गीले होने के बाद क्या होता है। तो ये प्रैक्टिकली वैसे ही मैच हुआ है जो आईपीएल में सेकंड इनिंग्स में चिन्नास्वामी में और चेन्नई में होता है, बिल्कुल वैसे ही बॉलिंग करनी पड़ी है वेस्ट इंडीज को, और ये काफी बदकिस्मती रही उनकी। तो साउथ अफ्रीका शुड कंसीडर देमसेल्फ लकी कि पानी आ गया, ठीक है। बाकी फिर भी उसके बावजूद भी इनने कोई कवाड़ा करने में कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसके बाद तो कम से कम इनको आसानी से जीतना चाहिए था। जब बॉल बल्ले पे अच्छे से आ रही है यार, फिर क्या है यार, बॉलर पकड़ नहीं पा रहे हैं बॉल। चलिए ठीक है, जो भी हुआ हो गया इनका काम। कुल मिला के ये लोग जीत गए किसी तरह से, राम राम करके। आखिरी ओवर तक इनकी हालत खराब थी, महाराज गलत शॉट मार के आउट हुआ, उसके बाद मिलर तो खैर बोल्ड हो ही गया था। स्टब्स ने कितना गलत शॉट मारा है चीज की बॉल पे 14वें ओवर में। स्टब्स अच्छा खासा खेल रहा था, इतना मैं कहता हूं सबसे बढ़िया बैटिंग अगर किसी ने की है तो स्टब्स ने की है। क्योंकि क्लासेन को तो देखिए, क्लासेन को तो लॉटरी मिल गई थी, वो गुदाकेश मूर्ति का 1 ओवर 7वां ओवर जो था, तो उसमें उसने मारपीट दिया, उसके बाद वो खुद भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। लेकिन स्टब्स अच्छा खासा खेल रहा था। इससे पता चलता है 104 रन पे 6 विकेट है आपको सिर्फ, अरे यार कितने रन बनाने हैं आपको, कुछ भी रन नहीं बनाने थे। 104 के बाद आपको 19 रन बनाने थे, और उसमें भी आउट होके चले गए। अब सेट बैट्समैन ही आउट हो जाएगा तो आप पीछे वालों के भरोसे छोड़ के चले गए ना। साउथ अफ्रीकन ऐसे ही करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका सेमीफाइनल में आना अच्छा है, क्योंकि इनके सामने जिस टीम का मैच होगा वो कॉन्फिडेंट रहेगी कि अपने आप खुद ही गड़बड़ करेंगे, तो इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अपना गेम नॉर्मल खेलो,
बाकी ये खुद ही गड़बड़ करके मैच आपको जिता के जाएंगे। तो ये है, अब हो गया ये वाला मैच। कुल मिला के अब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंग्लैंड पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में उस ग्रुप से। अब आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो उसमें हमें ये देखना है कि नंबर 1 कौन होता है और नंबर 2 कौन होता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा दिया तो इंडिया तो नंबर 1 हो जाएगी। उस केस में वहां इंग्लैंड के साथ मैच हो जाएगा सेमीफाइनल इंडिया का। और अब अगर इंडिया हार गई तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी मैच बाकी है। हालांकि लोग उसमें बहुत सारे ये कह रहे हैं कि अरे अफगानिस्तान के साथ मुश्किल हो जाएगी, सॉरी बांग्लादेश के साथ मुश्किल हो जाएगी अफगानिस्तान को, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। इस टूर्नामेंट में जिस तरह से अफगानिस्तान खेल रही है, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो फिर आपको किस बात का डर है बांग्लादेश से? बांग्लादेश से आप कैसे हार जाओगे यार? बांग्लादेश कौन सा आउट ऑफ द स्किन क्रिकेट खेल के आ रही है? तो मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश को हराना अफगानिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनके साथ यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट उनसे बहुत ज्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने आज इंडिया को हरा दिया तो फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराने के बाद भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए अब जरूरी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आज हराए, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है मुझे। अब आज अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो हॉटस्टार पे जब ये मैच खत्म हुआ उसके बाद जो मिच मैक्लेनन से बात चल रही थी टीवी एंकर की, उसमें मैक्लेनन ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि हम पिछले 2 महीने से कहते चले आ रहे हैं कि ट्रेविस हेड को वो प्रॉब्लम आती है जो स्विंगिंग बॉल आती है विकेट के ऊपर। आज मैंने सिर्फ मिच मैक्लेनन को ये बात कहते हुए देखा है, इसके अलावा और किसी ने नहीं कही है। ये बात हम तो 2 महीने से कह रहे हैं। आज आकाश चोपड़ा ने भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू किया है। आज उनको अभी भी समझ में नहीं आया आकाश चोपड़ा को। आकाश चोपड़ा अभी भी ये कह रहे हैं कि अरे ट्रेविस हेड का विकेट लेना जरूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेविस हेड का विकेट ले लें। मतलब आकाश चोपड़ा को अभी तक पता नहीं है कि ट्रेविस हेड का विकेट कैसे लेना है। मतलब आप देखिए कि मैं इसीलिए तो कहता हूं ना कि ये जो लोग टीवी पे चैनल बना बना के बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे ये जो एनालिसिस कर रहे हैं और ये दम भरते हैं कि हमने 10-10 टेस्ट मैच खेले हुए हैं और ये किए हैं और हम इनके 5-5, 10-10 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं, क्या देखते हैं लोग और ये क्या बोलते हैं लोगों को? आकाश चोपड़ा को अभी तक पता नहीं चला कि ट्रेविस हेड को आउट कैसे करना है। वहां तो हॉटस्टार ने तो साफ साफ बता दिया और हम यहाँ पिछले 3 महीने से कह रहे हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या ये इस तरह के लोग ना एनालिसिस करने आ जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मायूसी होती है। ये मेरे चैनल खोलने का ये सबसे बड़ा रीजन यही था कि ये इस तरह के लोग बैठ के फालतू अपने टाइम खराब करते हैं लोगों का और बकवास करते रहते हैं। आकाश चोपड़ा मुझे ताज्जुब है, वो अभी भी कह रहा है कि ट्रेविस हेड का विकेट लेना जरूरी है और कुछ करो यार, इसको आउट कर दो। भगवान ही मालिक है यार इन लोगों का, कुछ तो भी काम करते हैं ये लोग यार। इनको ना तो ऑब्जर्वेशन है इनका, ना कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं है इनका। ये बस वहां बैठ के जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है। नहीं तो ये आकाश चोपड़ा को कोई बोल दे जाके कि जरा उससे पूछ लो, नवीन उल हक से पूछ लो यार कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट करना है। अजीब बेवकूफी की बात है यार। हाँ, अब ये है कि जहां यहाँ इंडिया का जो सुबह का मैच है इसमें ये होने वाला है कि भाई आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहोगे, क्योंकि पहले बैटिंग करने में आसानी होती है और सुबह बैटिंग विकेट रहेगा जहां इनका मैच है। दोनों ही टीमें स्कोर करना चाहेंगी। अब उसमें दोनों ही टीमें ये चाहेंगी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। अब टॉस तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब मान लीजिए आप टॉस हार गए तो क्या करोगे? आप टॉस हार गए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओपनर्स को निकालना है ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें से ट्रेविस हेड को आउट करने का तरीका हमको पता है। इसके बाद भी अगर आप उसको आउट नहीं कर पाए तो आपसे ज्यादा मतलब बेवकूफ तो कोई आदमी हो नहीं सकता इस दुनिया में। डेविड वार्नर जो है उसकी वीकनेस है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के सामने 5 बॉल में सिर्फ 5 बॉल में 2 बार आउट हुआ है वो T20 में। डेविड वार्नर कोई रन नहीं बनाए उसने। इन दोनों को आउट कर दिया तो फिर पीछे से इनकी हालत पतली हो जाती है। मिचेल मार्श फॉर्म में नहीं है, स्टोइनिस का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल जरूर फॉर्म में आ गया है और वो इंडिया के अगेंस्ट चलता भी है T20 मैचेस में, खासतौर पे वर्ल्ड कप्स में। लेकिन अब आपको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा अपने कुलदीप यादव के थ्रू
कुलदीप यादव के थ्रू निकालो या आप अक्षर पटेल से आउट करवाओ, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और अब टाइम आ गया है भैया, जडेजा को कुछ करना पड़ेगा। जडेजा बहुत ही ज्यादा अंडर द रेडार जा रहा है, इसका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हार्दिक पांड्या के साथ मुझे बड़ा टेंशन है कि ये कभी कभी बैटिंग विकेट के ऊपर बड़ी पिटाई हो जाती है इसकी, जैसे लास्ट मैच में पिट गया था ये बड़ा गड़बड़ हिसाब किताब है। ये दोनों काफी वीक लिंक लग रही हैं मुझे, और अब ये कोई चेंज तो करने का सवाल ही नहीं उठता, अब तो करना ही नहीं है। दूसरी बात, अभी तो अब हम कह कह के परेशान हो गए कि भैया कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो हम तो ये प्रे ही कर सकते हैं कि भैया कोहली अच्छे रन बना दे, और कोहली के 30-40 रन से काम नहीं चलेगा। बात यही है भैया कि 30-40 रन से काम नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया को डर रहता है कोहली से, तो वो डर का फायदा तो उठाओ। जब डर का फायदा तुम तभी उठा सकते हो, तुम लंबे टाइम के लिए वहां पे रहो, और लंबे टाइम पे रहने के लिए आपके पास एक ही तरीका है भैया कि जरा आप अपने शॉट्स का सिलेक्शन ठीक से करो। वो पागलों की तरह वो तंजीद हसन पे जो मारा था वो मत मारो शॉट यार, बांग्लादेश जैसा। अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने शुरू के 2 ओपनर्स निकाल दिए ऑस्ट्रेलिया ने अगर, तो फिर इंडिया की हालत पतली हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो दबा देती है। अब इनका बांग्लादेश ये अफगानिस्तान से हारने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि ये ओपनर्स को ही आउट नहीं कर पाए। अब पता नहीं उन्होंने मिचेल स्टार्क को क्यों नहीं खिलाया था, या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या क्या हुआ था, पता नहीं मुझे। लेकिन इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया का थ्रेट नॉकआउट में अगर आपको नहीं चाहिए तो आज आप उनको हरा के बाहर करो। ये बाहर का रास्ता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हार के भी कोई बाहर हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान को इसको भी हराना पड़ेगा, बांग्लादेश को, और हराना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर ऑस्ट्रेलिया फिर भी जा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की और अफगानिस्तान की नेट रन रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हार के भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को हराए। अफगानिस्तान के फेवर में भी ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया आज हार जाए और फिर बांग्लादेश को अफगानिस्तान हरा दे। इतने लंबे मार्जिन से हराए अफगानिस्तान की वो ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट को बीट कर सके, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है उन लोगों की नेट रन रेट में। तो चलिए देखेंगे आज क्या होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में। आज का जो सुबह का मैच था वो तो इंटरेस्टिंग भले ही हुआ, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत खराब क्रिकेट खेली और साउथ अफ्रीका जीत गई। तो आप लोग बताइए, आपको अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपने कमेंट्स भी लिख के भेजिए। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।